वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में देखा अगत तंत्र का हमारा सेकेंड पॉइंट जो कि था जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने देखा था। तो इसमें हमने पहला पॉइंट कंप्लीट किया था हमारा, जो कि था रिससिटेशन, या इसको हम सपोर्टिव केयर बोलते थे। तो जिन्होंने रिससिटेशन की वीडियो नहीं देखी वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में स्टार्ट करेंगे हमारा रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। जो पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसको बॉडी से कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम आज देखेंगे इस वीडियो में या इस लेक्चर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये एक अगत तंत्र और फॉरेंसिक जो मेडिसिन है, ये एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत रहती है, इसलिए मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँगा डेली। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये है हमारा रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है इनहेल्ड पॉइजन। जो पॉइजन इनहेल करके लिया गया है या एडमिनिस्टर किया गया है या गलती से इनहेल हो गया है, उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या रहेगा कि रिमूव द पेशेंट टू ओपन एटमॉस्फेयर। तो जहाँ पे वो गैस फैली हुई है या पॉइजन फैला हुआ है वहाँ से उसको हटा के हम खुले वातावरण में पेशेंट को हमको ले जाना है। नेक्स्ट है इंश्योर क्लियर एयर वे। क्लियर एयर वे करना है उसका, जो भी रिस्पायरेटरी पाथ है अगर उसमें कोई फ्रोथ वगैरह है उसको हटा के उसको क्लियर करके उसको रिस्पायरेशन जो होता है वो नॉर्मल बनाना है इफ पॉसिबल। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन एंड ऑक्सीजनेशन। तो ये तो रिससिटेशन वाली कंडीशन है। अगर जो पेशेंट है वो बेहोश हो गया है या सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा है, तो इस केस में हम आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन या ऑक्सीजनेशन की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनहेल्ड पॉइजन के केस में कि सबसे पहले हमको पेशेंट को खुले वातावरण में ले जाना है, उसका जो ब्रीथिंग एयरवे है उसको क्लियर करना है और आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन या ऑक्सीजनेशन अगर देना है अगर वो पेशेंट रिस्पायरेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इंजेक्टेड पॉइजन एंड स्नेक बाइट। तो स्नेक बाइट के केस में और इंजेक्टेड पॉइजन के केस में, जब सांप ने काट लिया है या इंजेक्शन के थ्रू पॉइजन पे पर्सन ने लिया है, तो उसमें हम क्या क्या प्रोसेस करेंगे रिमूव करने के लिए अनएब्जॉर्ब पॉइजन को, वो देखते हैं। तो इसमें हम करेंगे यूज़ ऑफ टॉर्निकेट। जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया है या पॉइजन जहाँ से इंजेक्ट किया गया है, तो वहाँ पे टॉर्निकेट बांधेंगे ताकि वो जो पॉइजन है वो पूरे शरीर में फैल ना पाए। ठीक है, तो जहाँ पे भी है, चाहे पैर में है हाथ में है, तो कुछ 4 अंगुल 5 अंगुल छोड़ के वहाँ पे हमको टॉर्निकेट बांधा है ताकि वो जहाँ पे पॉइजन है वहीं पे रुका रहे और ब्लड सप्लाई के थ्रू और कहीं या किसी ऑर्गन पे या बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट ना हो पाए, फैल ना सके। ठीक, ये तो हो गया टॉर्निकेट। अब टॉर्निकेट बांधने के बाद क्या करेंगे हम, इंसिजन एंड सक्शन। जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया है या पॉइजन इंजेक्ट किया है वहाँ पे हम कट लगाएंगे और सक्शन करेंगे, चूस लेंगे। ठीक है, मतलब उस जहर को हमको निकालने की कोशिश करना है आइदर थ्रू सक्शन
माउथ से या किसी सक्शन मशीन से। नेक्स्ट है हमारा आइस पैक्स में बी अप्लाइड, और वहाँ पे जलन होगी, बर्निंग होगी, इसलिए हमको आइस पैक अप्लाई करना है। तो इंजेक्टेड पॉइजन या स्नेक बाइट के केस में हमको टॉर्निकेट बांधना है जहाँ पे भी स्नेक ने बाइट किया है, और उसके बाद उसका सक्शन करना है, कट लगा के, चीरा लगा के, और आइस पैक अप्लाई करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग आइदर थ्रू स्किन, वाउंड और नेचुरल ओरिफिस। जब कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग हो स्किन के द्वारा, स्किन पे कुछ पॉइजन गिर गया है, किसी वाउंड पे गिर गया है, या नेचुरल ओरिफिस आइदर थ्रू माउथ या एनस या नोज़, आइज़, ऐसे कुछ नेचुरल जो ओरिफिस है वहाँ पे पॉइजन का कांटेक्ट हो गया, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे। तो जो कंडीशन यहाँ पे बताई गई वो है वॉश द एरिया विथ वाटर और सोप एंड वाटर। वॉश द एरिया विथ वाटर, सोप एंड वाटर। ये और जो है वो गलती से टाइप हो गया, इसको आप लोग हटा दीजिएगा अपना नोट्स बनाते टाइम। तो आपको क्या करना है, ट्रिपल वॉश करना है। इसको हम ट्रिपल वॉश भी बोलते हैं कि आपको पहले वाटर से, फिर सोप से, फिर वाटर से वहाँ उस एरिया पे जहाँ पे पॉइजन का कांटेक्ट हुआ है उसको साफ करना है। ये तो हो गया कांटेक्ट पॉइजनिंग। चौथा है हमारा इंजेस्टेड पॉइजन। इंजेस्टेड पॉइजन इसमें क्या है, जब हमने माउथ के थ्रू पॉइजन को इंजेस्ट कर लिया है, खा लिया है, तो इस केस में क्या करना है हमको। सबसे पहले जो हमको करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिल्क और वाटर फॉर डाइल्यूशन ऑफ टॉक्सिन। तो जितना हो सके हमको मिल्क, दूध का या पानी का प्रयोग करना है ताकि जो टॉक्सिन है या पॉइजन है उसका डाइल्यूशन हो सके। डाइल्यूशन होने के बाद टॉक्सिन का या पॉइजन का जो असर रहेगा, इफेक्ट रहेगा, एक्शन रहेगा, वो कम हो जाएगा। तो हमको जितना हो सके हम पानी पिएंगे, उसके कारण पॉइजन का डाइल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग, तो हम वॉमिटिंग करा सकते हैं। आगे हम वॉमिटिंग के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इसके बाद हम वॉमिटिंग कराने के बाद और क्या करा सकते हैं, तो हमारा है गैस्ट्रिक लावाज। गैस्ट्रिक लावाज भी करा सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग के बारे में क्या है, डिफिनीशन देखेंगे पहले सबसे कि जो वोमिटिंग है ये क्या है। इट इज रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन फ्रॉम द स्टोमक along with gastric content by means of vomiting induced by emetic is called induced emesis। तो क्या है, जो भी हमारा अनएब्जॉर्ब पॉइजन है उसको स्टोमक से बाहर निकालना along with gastric कंटेंट के साथ बाय मीन्स ऑफ वोमिटिंग के माध्यम से जब हम अनएब्जॉर्ब पॉइजन और गैस्ट्रिक कंटेंट को स्टोमक से बाहर निकालते हैं तो उसे हम वोमिटिंग कहते हैं या इंड्यूस एमेसिस कहते हैं बाय द हेल्प ऑफ एमेटिक एजेंट। ठीक, ये होता है हमारा डिफिनीशन। इसमें क्या है, इंडिकेशन है कब हम इसका यूज़ कर सकते हैं वोमिटिंग का। तो एनी इंजेस्टेड पॉइजन विथ इन 4 to 6 आवर। जब कोई पॉइजन जब इंजेस्ट कर लिया है किसी पर्सन ने, 4 से 6 घंटे के अंदर हमको वोमिटिंग कराना है। उसके बाद क्या होता है, 4 से 6 घंटे के बाद मैक्सिमम पार्ट ऑफ पॉइजन या मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पॉइजन एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण हम वोमिटिंग कराने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए 4 से 6 घंटे के अंदर ही हमको वोमिटिंग कराना है। इसके बाद हमारा इंडिकेशन के बाद हम कौनटा इंडिकेशंस नहीं मेथड्स देखते हैं। तो मेथड्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम मैकेनिकल मेथड देखते हैं। तो इसमें आपको इरिटेशन इन थ्रोट विथ फिंगर और एनी लीनियर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, लीनियर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको थ्रोट में, गले में फिंगर के थ्रू या किसी लीनियर ऑब्जेक्ट के थ्रू इरिटेशन करना है ताकि वोमिटिंग इंड्यूस हो सके। ये तो हो गया मैकेनिकल मेथड वोमिटिंग इंड्यूस करने के लिए।
जो दूसरा मेथड है वो है हमारा केमिकल मेथड। इसमें क्या करना है, बाय यूजिंग एमिटिंग एजेंट्स। तो इसमें हम एमिटिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या क्या रहेगा, जैसे सिरप आई पैक दे सकते हैं हम, जो कि डोजेज जिसका एडल्ट में 30 ml है और चाइल्ड में 50 ml। तो अगर हम आई पैक सिरप देते हैं तो ये एक केमिकल एजेंट है जिसके कारण वोमिटिंग इंड्यूस हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वामनोपक द्रव्य लाइक यष्टि मधु प्लांट। तो यष्टि मधु का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जो कि वामनोपक द्रव्य है जिससे वोमिटिंग इंड्यूस होती है। इसके बाद हमारा थर्ड है जो हम कॉमन सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, एक 15 to 20 ग्राम्स इन 1 ग्लास ऑफ वाटर और सॉल्ट एंड मस्टर्ड ऑयल। या तो हम सॉल्ट और मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं वोमिटिंग कराने के लिए, या कॉमन सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20 ग्राम हम कॉमन सॉल्ट ले लेंगे, हमारा जो घर में नमक रहता है 1 गिलास पानी में उसको दे सकते हैं, उससे भी वोमिटिंग हो जाती है। तो ये तो हमने मेथड देख लिया, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल में हमको थ्रोट में इरिटेशन प्रोवाइड प्रोड्यूस करना है। केमिकल में हमको या तो हम सिरप आई पैक दे सकते हैं, या तो हम वामनोपक द्रव्य दे सकते हैं इन केस ऑफ आयुर्वेद ट्रीटमेंट में, जैसे यष्टि मधु प्लांट। और कॉमन सॉल्ट अगर घर पे है तो कॉमन सॉल्ट 15 से 20 ग्राम डाल देंगे 1 गिलास पानी में और उसको दे देंगे, या तो मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया मेथड। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो फर्स्ट है कोरोसिव एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड। जो भी कोरोसिव पॉइजन्स होते हैं उस केस में हमको वोमिटिंग नहीं करानी है। अगर हम वोमिटिंग कराते हैं तो एस्पिरेशन के थ्रू वो हमारे लंग्स में भी जा सकता है, और अगर हम कोरोसिव पॉइजन इतना हार्मफुल होता है, अगर हम उसको वोमिटिंग के थ्रू निकालते हैं तो हमारा पूरा अपर जीआईटी जो होता है वो पूरा डैमेज होने के चांस रहेगा। ठीक है, तो हमको कोरोसिव पॉइजन के केस में वोमिटिंग नहीं करानी। जैसे कोरोसिव पॉइजन में आप जानते होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे आते हैं। ठीक, तो इस केस में आपको वोमिटिंग नहीं कराना है। नेक्स्ट है हमारा कन्वल्जन्स के केस में भी हमको नहीं करवाना। कोमा में, चिल्ड्रेन में, बच्चों में, और पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स, कार्डियो रिस्पायरेटरी डिजीज़, जिस पर्सन को हार्ट और रिस्पायरेशन या लंग्स की डिजीज़ है उसमें भी हमको नहीं करवाना है। प्रेगनेंसी के केस में भी नहीं करवाना है। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। इसके बाद देखते हैं हमारा गैस्ट्रिक लावाज। तो यहाँ पे मैंने जो है वो बहुत छोटा सा ही इसमें एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बनाया है, नोट्स पर्पज़ के लिए। तो जिसको भी गैस्ट्रिक लावाज को और डीपली जानना है, ब्रीफली जानना है, वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा तो कि सर गैस्ट्रिक लावाज पे वीडियो बना दीजिए। तो मैं इसको जो है वो एक इसका ब्रीफ वीडियो, एक अलग वीडियो बना दूंगा गैस्ट्रिक लावाज पे। ठीक, तो सबसे पहले हम गैस्ट्रिक लावाज की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो गैस्ट्रिक लावाज है क्या? गैस्ट्रिक लावाज इज अ मेथड ऑफ emptying of stomach to remove out the unabsorbed poison along with gastric content by suction is called as gastric lavage। तो इसमें क्या है, गैस्ट्रिक लावाज में हम सक्शन के थ्रू जो भी हमारा अनएब्जॉर्ब पॉइजन है और गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको बाहर निकालते हैं। इसी को हम गैस्ट्रिक लावाज कहते हैं। जो भी हमारा स्टमक कंटेंट है, जब हम इसको सक्शन के थ्रू बाहर निकालते हैं तो इसको हम गैस्ट्रिक लावाज कहते हैं। देखिए, इसमें सक्शन के थ्रू निकाल रहे हैं तो ये गैस्ट्रिक लावाज है। उसमें हम वोमिटिंग करा के, एमिटिंग एजेंट दे के वोमिटिंग करा के गैस्ट्रिक कंटेंट और अनएब्जॉर्ब पॉइजन को निकाल रहे थे, तो वो हमारा वोमिटिंग था। ठीक, तो डिफरेंस समझिएगा, इसमें सक्शन का यूज़ हो रहा है इसलिए गैस्ट्रिक लावाज है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंडिकेशंस। इंडिकेशंस क्या है ये? एनी इंजेस्टेड पॉइजन विथ इन 4 to 6 आवर। जैसे वोमिटिंग के केस में था, 4 से 6 घंटे के अंदर हमको गैस्ट्रिक लावाज या वोमिटिंग का प्रयोग करवाना है, वोमिटिंग करवाना है, ताकि जो अनएब्जॉर्ब पॉइजन है वो निकल सके। अगर 4 से 6 घंटे से ज़्यादा हो गया तो कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि मैक्सिमम जो पॉइजन रहेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके अलावा जो मॉर्फिन इंजेक्टेड, जो मॉर्फिन, अगर मॉर्फिन को इंजेक्ट कर लिया है किसी पर्सन ने इंजेक्शन के थ्रू, तो उस केस में भी हम गैस्ट्रिक लवाज करवा सकते हैं, कि क्योंकि मॉर्फिन जो होता है वो स्टोमक में एक्सक्रीट हो जाता है इंजेक्शन के बाद, फिर वो शरीर पे पूरे फैलता है। इसलिए मॉर्फिन के केस में भी आप ध्यान रखिएगा कि हम गैस्ट्रिक लवाज करवा सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो पहला हमारा कन्वल्जन्स के केस में भी नहीं करवा सकते, वॉमिटिंग में भी हम कन्वल्जन्स के केस में भी नहीं करवा रहे थे, चिल्ड्रेन में बच्चों में भी नहीं करवा रहे थे, और कोमा और पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स में भी नहीं करवाना है हमको गैस्ट्रिक लवाज। तो गाइज यहाँ पे हमने देख लिया हमारा रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेके, जो कि है हमारा यूज़ ऑफ एंटीटोड है। जब हम एंटीटोड का प्रयोग करेंगे, कि एंटीटोड का प्रयोग कैसे करना है, कौन कौन सा एंटीटोड रहता है, क्या प्रकार है उसका, क्या इंडिकेशंस है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीडोट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BVS Camp। तो गाइस हम